गुड मॉर्निंग क्लास। कुमार रवि, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कंफर्म एवरीथिंग इज ओके, देन फिर हम लोग क्लास को शुरू करेंगे। एंड ये हमारी यूपी स्पेशल की सेकेंड क्लास होने वाली है। फर्स्ट क्लास हमने एक छोटा सा यूपी का परिचय लिया था, गो थ्रू किया था, उसका भौगोलिक स्थिति क्या है, सीमाएं कहाँ कहाँ लगती हैं। एंड अभी आपकी सेकेंड क्लास होने वाली है। कल हमारी क्लास होनी थी बट देयर सम इश्यूज इन टेक्निकल, सो मुझे लगा कि आज हम क्लास ले सकते हैं। सो फाइनली आज हम लाइव क्लास लेने वाले हैं, जिसमें हम बात क्या करेंगे, उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख योजनाएं हैं उनके बारे में हम समझेंगे। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, रीजन क्योंकि यहाँ से आपके प्रश्न अच्छे खासे बन जाते हैं। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में कई बार ये पूछ लेता है कि भाई कौन से स्थान पर उत्तर प्रदेश रहा है। अगर मैं जल शक्ति मिशन की बात करूं तो उसमें उत्तर प्रदेश कौन से स्थान पर रहा है, स्वच्छता मिशन की बात करूं तो उसमें उत्तर प्रदेश कौन से स्थान पर रहा है। तो स्टैटिक्स जो है वो आपके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ज्योति, जय कुमार जी, गुड मॉर्निंग जय। चलिए अब क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट चीजें इसमें आपकी हो जाती हैं और कैसे कैसे हमें इसे आगे लेकर के चलना है। ठीक है, चलिए। और अभी जो है वो योजना कवर कर रहे हैं। कल का जो टॉपिक हमारा होने वाला है, आज से ही आपको बता दूं, वो आपका प्रमुख जो झरने झीलें हो जाते हैं उन सारी चीजों के बारे में हम कल बात करने वाले हैं। आज हम योजनाएं जो इंपॉर्टेंट हैं आपकी, उनके बारे में पूरी डिटेल ले लेंगे। ठीक है, तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम जल शक्ति अभियान के बारे में। देखो वैसे इस इमेज से आपको सब कुछ ही क्लियर हो जाएगा कि आखिरकार ये जो जल शक्ति मिशन है इसके कोर एरियाज क्या हो जाते हैं, इसके फोकस एरियाज क्या हो जाते हैं। तो चलो शॉर्ट में समझाती हूँ। वाटर कंजर्वेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये चाहते हैं कि भैया वाटर का कंजर्वेशन किया जाए और जो रेन वाटर होता है उसकी हार्वेस्टिंग की जाए। आदि, जय हिंद आदि। चलिए इसके बाद सेकंड क्या है, रेस्क्यू बोरवेल एंड रिचार्ज स्ट्रक्चर्स। हमें इस तरीके से स्ट्रक्चर्स बिल्ड करने हैं ताकि हम जो बोरवेल वाटर है उसका वेस्टेज थोड़ा सा कम कर सके। तो स्पेसिफिकली ये जल के संरक्षण की बात कर रहे हैं कि हमें कुछ ऐसी टेक्निक्स अपनानी चाहिए जिससे जल को हम बचा पाए। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने बताया है कि हमें वाटर शेड्स डेवलप करने चाहिए। ठीक है, इंटेंसिव एफोरेस्टेशन, जहां पे हम पूरा का पूरा पेड़ निकाल करके, जापान में क्या होता है आप देखो कि अगर हमारे यहाँ पे कहीं हम हाईवेज निकाल रहे होते हैं, रोड्स बना रहे होते हैं, तो अगर बीच रास्ते में कोई पेड़ आ जाता है तो काट देते हैं। बट इन द जापान एंड चाइना तो उनके पास बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, वो पूरा का पूरा क्या है, पेड़ जड़ से निकालते हैं और अदर जगह पर उसको जाकर के लगा देते हैं। इससे उनका भी काम हो गया कि भाई रास्ते से पेड़ हट गया। सेकेंड थिंग क्या हुई कि उनका जो पेड़ है वो बचा भी रहा, काटना भी नहीं पड़ा। यानी कि इसको कहते हैं कि इन्वायरमेंट के साथ रह करके हम डेवलपमेंट कर रहे हैं। लेकिन वहीं जब हम फ्लाईओवर्स, रोडवे, हाईवेज जो है वो बनाते हैं तो हम कई सारे जंगलों को नष्ट कर देते हैं। ये बहुत ही ज्यादा गलत है, क्योंकि हमें क्या करना है कि भैया हमें अपने स्ट्रक्चर्स को तो डेवलप करना है, डेवलपमेंट की तरफ तो हमें जाना है, लेकिन एनवायरमेंट को साथ में लेकर के चलना है। ठीक है, इसी की तरह आप देखो यहाँ पर रिनोवेशन ऑफ ट्रेडिशनल एंड अदर वाटर बॉडीज, जो भी हमारे टैंक्स हैं, जो छोटी छोटी नदियां हो जाती हैं, झरने झीले हो जाते हैं, इन सब का हमें खासा ध्यान रखना है, उसके लिए हमें कार्य करना है। तो ये इसके कुछ आपके 5 मेन फोकस एरियाज हो जाते हैं जिस पर आपकी ये जो पूरी योजना है वो केंद्रित हो जाती है। चलिए जल शक्ति मिशन के बारे में बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट, किसी भी योजना में 3 चीजें होती हैं, इन सब पे उतना ज्यादा ध्यान मत देना, ध्यान आपको किस पे देना है वो मैं बताऊंगी। ठीक है, जब भी हम योजना की बात करेंगे तो योजना में आपको 3-4 चीजें मोस्टली ज्यादा से ज्यादा याद रखनी है। भैया सबसे पहले तो इसकी शुरुआत कब हुई, ठीक है, फिर उसके बाद कई बार ऐसी होती कि इसकी घोषणा कर दी गई है, एंड देन इसके बाद आदि। हाँ, ये क्लास आपकी डेली होगी और आपके मेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें कवर करी जाएंगी और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए ही ये क्लासेस आपकी पूरी तरीके से प्रिपेयर करी गई हैं। राइट, चलिए, हाँ मैं लेफ्ट यू। चलो आगे बात करते हैं कि इसकी भाई शुरुआत कब करी गई थी। अब ये योजना के जो फोकस एरियाज हो जाते हैं, यानी कि ये जो योजना शुरू की गई है किस उद्देश्य से शुरू की गई है, किस वर्ग के लिए योजना शुरू की गई। हम देखते हैं योजनाएं बहुत सारी होती हैं, कृषि से संबंधित है, महिलाओं से संबंधित है आपकी योजनाएं, बच्चों से संबंधित आपकी योजनाएं आ रही है, बुजुर्गों से संबंधित योजनाएं आ रही है, हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड आपकी योजनाएं आ रही है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि भैया ये जो योजनाएं हैं आपकी, ये किस क्षेत्र से जुड़ी हुई है, किसके लिए स्पेशली है।
धर्मपाल सिंह जी संभल से राम राम, राम राम जी, राम राम। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं कि भैया शुरुआत कब हुई, इस योजना का उद्देश्य क्या हो जाता है, स्पेसिफिकली किस वर्ग के लिए योजना हो जाती है, और इसके बाद अगर क्या इसमें कोई मंत्रालय जुड़ा हुआ है क्या, क्योंकि मंत्रालय बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपकी योजनाओं के, कि भाई किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है, किसमें राज्य सरकार का कितना परसेंटेज है, केंद्र सरकार का कितना परसेंटेज इसमें हो जाता है, उसके बाद दोनों मिलकर के किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें इसमें काफी इंपॉर्टेंट है आपकी। ठीक है, तो हमें कुछ कुछ मेन फोकस एरियाज ऐसे होते हैं जिस पर हमें ध्यान देना होता है, लाइक शुरुआत कब हुई, उद्देश्य क्या है, किस वर्क के लिए है, मंत्रालय अगर इसमें कोई इन्वॉल्व है तो क्या है, और इस योजना का अगर कोई टारगेट फिक्स किया गया था मान लीजिए, तो क्या वो टारगेट अचीव किया गया है अभी तक, और उस समय हमारा स्टेट स्पेसिफिक अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए अभी हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो उनकी क्या स्थिति हो जाती है, उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति है उस योजना में। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका कि भैया उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति हो जाती है, तो इसको देखते हुए हम पूरी योजना को पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, कि भैया उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, शुरुआत कब हुई, मंत्रालय वगैरह क्या चीजें हो जाती है। तो जैसे कि मैंने बोला कि हमें इन एरियाज पर फोकस करना है, तो अब जब मैं ये आपको पढ़ाऊंगी तो आपको ये एरिया जो फोकस एरियाज है वो सब बताते हुए चलूंगी। ठीक है, आगे आ जाते हैं। इस कार्यक्रम की जो घोषणा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कब की गई थी, 15 अगस्त 2019 को की गई थी। ये वो योजनाएं मैंने इसमें लिखी है जो आपकी सदाबहार है, कई बार आपके एग्जाम्स में पूछी जा चुकी हैं और इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो जल शक्ति मिशन के लिए आते हैं। अब इसका जो मेन मैंने बताया कि किन किन मुद्दों पर है, तो ये यही है कि भूजल स्तर को ये बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि अभी हाल ही में एक न्यूज आई थी कि पंजाब में 2035 तक कुछ उसका 30 से 50% तक भाग आपका ऐसा हो जाएगा जैसे कि रेगिस्तान, क्योंकि वो लोग एक्सेसिव इरिगेशन कर रहे हैं, एक्सेसिव खेती कर रहे हैं, चावल धान बहुत ज्यादा उगा रहे हैं, बहुत ज्यादा उसमें पानी लग रहा है। तो इस वजह से थोड़े थोड़े क्षेत्र अभी से पंजाब के रेगिस्तान के समान हो गए हैं, मिट्टी की उर्वरता आपकी खत्म होती जा रही है। तो क्या जरूरी है कि जो भूजल स्तर है उसको बनाए रखना है, और पंजाब ने क्या किया, इसी भूजल स्तर को बहुत अधिक दोहन कर लिया है, इसलिए वहां पर समस्या हो गई। ये आर्टिकल आपका छपा था, आप इसको जा करके पढ़ सकते हो। जल संचयन, पुनर्चक्रण, इन सारी चीजों को हमें क्या करना है, मोटिवेट करना है, लोगों को बताना है। आगे आ जाते हैं। तो ये जैसे मैंने बताया कि शुरुआत कब हुई थी, तो 15 अगस्त 2019 को इसकी शुरुआत हुई थी। आदि, यस मैम, मैंने भी पढ़ा है एग्जैक्टली। तभी मैं बता रही हूँ कि इसीलिए इस तरीके की आपकी योजनाएं चलाई जा रही है वर्तमान समय में। जल संरक्षण संबंधी संकट को दूर करने के उद्देश्य से मई 2019 जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया गया था। अब ये याद रखना है, यहाँ पर इसके तहत क्या हुआ, 2019 में आपका एक जल शक्ति मंत्रालय भी गठित किया गया था। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसने 1 जुलाई 2019 को इस जल शक्ति अभियान का अनावरण किया है। देन यहां से आपकी शुरुआत हो जाती है। तो घोषणा आपकी कब हुई, 15 अगस्त को हुई, शुरुआत 1 जुलाई 2019 को हुई, और इसके बाद मंत्रालय भी आपका मई 2019 में इसके लिए बनाया गया। ठीक है, तो ये योजना की इंपॉर्टेंट चीजें थी जो हमने कवर करी। अब आ जाते हैं इस जल शक्ति मिशन जो आपका हुआ, बिल्कुल क्लास आपकी रेगुलर होगी। आई टोल्ड यू बिफोर, शायद आप तब नहीं आए थे, कि कल कुछ इशू हो गया था, पीपीटी से रिलेटेड भी कुछ इशू था, तो इसलिए मैं क्लास नहीं ले पाई थी। बाकी आपकी क्लास रेगुलर होगी, डोंट वरी। अगर कोई भी चेंजमेंट होगा तो आई एम देयर, जो आपको पहले ही इन्फॉर्म करूंगी, राइट। चलो आगे आते हैं। जल शक्ति मिशन में अब उत्तर प्रदेश का, मैंने क्या बताया कि कोई भी स्पेसिफिक मिशन है और जिस स्टेट के बारे में हम बात करें, उस स्टेट की उस मिशन में क्या भूमिका हो जाती है वो जरूर हमें याद रखना है, राइट। आ जाते हैं। अब जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश के अग्रणी राज्यों में से ये एक हो जाता है। ये जितने भी इंपॉर्टेंट आपके स्टेट हैं उसमें उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण रोल है। 15 अप्रैल 2023 तक का यहाँ पर आपका डाटा दिया गया है कि तब तक उत्तर प्रदेश के 1 करोड़ से भी अधिक आपके ऐसे परिवार थे। ये आपका 1 करोड़ है, कुल 1 करोड़, ये लाइन आपकी अलग अलग हो गई है। तो कुल 1 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों तक नल कलेक्शन पहुंचाए गए हैं। तो 15 अप्रैल 2023 तक उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ नल कलेक्शन दिए गए हैं। अब हम देखो, ये तो भाई पेपर में लिखा हुआ है, ऐसा सरकार ने बताया हमें कि 1 करोड़ हमने जो नल कनेक्शन है, जल कलेक्शन है, वो दिए हैं। अब वास्तविक धरातल पर जाकर के ये कितना अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है, ये 1 करोड़ का डेटा सही है या नहीं है, लेकिन चूंकि ये मंत्रालय के द्वारा दिया गया है तो हम इसे मानेंगे। जब हमारे एग्जाम में आएगा कि 1 करोड़ क्या इस प्रकार के कोई नल कनेक्शन प्रोवाइड कराए गए, तो वो हमारे लिए सही है कि हाँ 1 करोड़ कराए गए हैं। ठीक है,
आगे आते हैं, क्योंकि ये जो सरकार डेटा देती है ना आपको, ये पूरा एग्जैक्ट नहीं होता है। मान लीजिए कि अगर 98 लाख भी है तो सरकार उसको राउंड फिगर में 1 करोड़ मान लेगी। कहीं आपका 96 लाख भी अगर हुआ तो सरकार कहेगी हमने 1 करोड़ आपके क्या किए हैं, नल कलेक्शन प्रोवाइड करवाए। तो ये इस तरीके से डेटा लिया जाता है। ठीक, आगे आते हैं। सबसे अधिक जो नल कनेक्शन देने में अगर राष्ट्रीय स्तर पर बात किया जाए राज्यों में, तो उत्तर प्रदेश ही आपका 3rd प्लेस पर आ जाता है कि इन्होंने 3rd प्लेस पे सबसे ज्यादा आपके नल कलेक्शंस दिए हैं। पहले और दूसरे पे कौन है, चलो बताओ। उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2024 तक कुल आपके 2.65 करोड़ ग्रामीण परिवारों तक नल कनेक्शन पहुंचाने का लक्ष्य रखा था कि भैया 2024 तक हम क्या करेंगे, सभी को ये नल कनेक्शन पहुंचाएंगे। एंड फाइनली इस लक्ष्य को अब पूरा भी किया गया है। उत्तर प्रदेश देश का प्रथम राज्य है जो प्रतिदिन 40,000 नल कलेक्शन प्रोवाइड करवा रहा है इस मिशन के तहत। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां पर क्या लिखा है कि हम पहले ऐसे स्टेट हैं, यूपी पहला ऐसा स्टेट है जो प्रतिदिन 40,000 कनेक्शन दे रहा है पर डे। तो ये जो डेटा था आपका पूरा, ये आपकी पूरी स्लाइड आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। जो जो चीजें मैंने इसमें बताई वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्वपूर्ण है। चलो आगे बढ़ते हैं। आप उत्तर प्रदेश में कुछ अन्य केंद्रीय योजनाएं चल रही हैं। ये सारी मैंने आपकी जो कवर करी है, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है उनको कवर किया है। फिर हम स्टेट स्पेसिफिक भी आएंगे, पहले हम क्या पढ़ेंगे, सेंट्रल पढ़ेंगे। राइट, आगे आ जाते हैं। पीएम सूर्योदय योजना, नाम तो बहुत सुना होगा इस योजना का, बहुत ज्यादा चर्चा में भी रही थी। आज समझ लेते हैं कि इसका उद्देश्य क्या हो जाता है। तो देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की घोषणा की। अब क्या था इसके तहत लक्ष्य कि भैया 1 करोड़ इनिशियल स्टेज पे क्या करेंगे, ये 1 करोड़ लोगों के घरों की जो छत है वहां पर ये सोलर पैनल लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि हम जो इस तरीके की ग्रीन एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, इसकी तरफ धीरे धीरे स्विच कर रहे हैं तक, ताकि मेन सोर्सेज जो हम जल से बिजली आपका निर्मित करते हैं इनसे थोड़ा सा शिफ्ट हो सके। कोयले से बिजली बनती है तो इससे हम शिफ्ट हो सके, ताकि हम अपने इन्वायरमेंट को क्लीन कर सके। अब इन्वायरमेंट को क्लीन करने का लक्ष्य क्या रखा गया है, कैसे इन्वायरमेंट क्लीन होगा, तो हमने 0 कार्बन एमिशन का लक्ष्य रखा है। कब तक के लिए रखा है, 2070 तक इंडिया ने ये लक्ष्य निर्धारित किया है कि हमें 0 कार्बन एमिशन चाहिए। 0 कार्बन एमिशन, ठीक है, 0 करोड़ नहीं है, ये 0 कार्बन एमिशन है। ठीक है, चलो मैं बी लिख ही देती हूँ यहाँ पर। आगे आ जाते हैं। इस योजना के आरंभ होने से ग्रिड से जुड़ी जो बिजली है इसकी खपत आपकी थोड़ी कम होगी, जिससे उपभोक्ताओं को थोड़ी बहुत बचत भी मिलेगी, क्योंकि उनका बिजली बिल भी कम आएगा। राइट, आगे आ जाते हैं। 1 फरवरी 2024 को संसद में अंतरिम बजट प्रस्तुत करते हुए जो वित्त मंत्री हैं, कौन, निर्मला सीतारमण जी, इन्होंने ये जानकारी दी थी कि पीएम सूर्योदय योजना के माध्यम से करोड़ों घरों की छत पर सोलर पैनल निशुल्क लगाए जा रहे हैं और 300 यूनिट जो बिजली है वो आपकी दी जा रही है। मैम आप साड़ी में अच्छी लगती हैं। अच्छा, मतलब क्लास लेने नहीं आते, तुम ये देखने आते कब मैंने क्या पहन रखा है, हैं? हाँ, 8th बार बजट लागू की है निर्मला सीतारमण जी। चलिए आगे आते हैं। योजना के अंतर्गत प्रतिमाह बिजली बिल में होने वाली बचत से ऋण की किस्त का भुगतान करने वाले लाभार्थी को अतिरिक्त बचत प्राप्त होगी। यहाँ पर उदाहरण के लिए बात कर लेते हैं। अगर देखो, प्रतिमाह अगर 300 यूनिट बिजली की खपत करने वाला उपभोक्ता यदि 3 किलोवाट का रूफटॉप सोलर प्लांट लगाता है तो उसे पूरी बिजली निःशुल्क मिल जाएगी। साथ ही प्रतिमाह आपका सिर्फ और सिर्फ 1875 के रुपए के हिसाब से चले तो ये बिजली बिल का भुगतान इसको वो भी नहीं करना पड़ेगा जो पहले देना पड़ रहा था। ठीक है, आगे आते हैं। पीएम सूर्यघर योजना, तो 300 यूनिट तक बिजली निःशुल्क मिलने वाली है। इस योजना के लिए केंद्र सरकार ने कितना पैसा दिया है, तो आपका लगभग 75,021 करोड़ रुपीस आवंटित किए गए हैं इस योजना के लिए। इसके अंतर्गत 1 करोड़, बार बार 1 करोड़ 1 करोड़ तो याद ही हो जाएगा आपको डाटा। इसकी पीपीटी ओके, पीपीटी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही क्लास खत्म होगी ना तो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में ही आपका लिंक होगा, वहां से आप इस पीपीटी को डाउनलोड कर सकते हो। आदि आपको पीपीटी मिल जाएगी, डोंट वरी। राइट,
आगे आ जाते हैं। 1 करोड़ घरों की छत पर सोलर प्लांट लगाने का लक्ष्य और बाकी सब्सिडी दी जाएगी। अब देखो यहाँ पर किस प्रकार से पैसा दिया जाएगा, क्या क्या चीजें होंगी ये देखते हैं। प्रत्येक परिवार को 1 किलोवाट क्षमता के प्लांट के लिए 30,000 रुपए मिलेंगे। अगर कोई 1 किलोवाट लगा रहा है तो क्या होगा, उसको 30,000 रुपए दिए जाएंगे। अगर मान लीजिए वो 2 किलोवाट लगा रहा है तो ऑफकोर्स 1 किलोवाट पे 30,000 तो 2 किलोवाट पे कितना, इतनी मैथ तो आती होगी, तो 60,000 रुपए की सब्सिडी यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, आगे आते हैं। अगर विक्रेता द्वारा रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने के बाद डिस्कॉम की नेट मॉनिटरिंग भी लगाई जाएगी। वहां पर अगर वो लगा रहा है तो क्या करेगा, डिस्कॉम की नेट मॉनिटरिंग लगाएगा, जिसका प्रमाण पत्र पोर्टल पर अपलोड होते ही सब्सिडी की राशि ग्राहक के जो बैंक अकाउंट है उस पर सीधे ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो पैसा कैसे पहुंचेगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से आपके अकाउंट में आएगा। लेकिन कब आएगा, जब वो आपका डिस्कॉम नेट मॉनिटरिंग जो है वो सर्टिफिकेट आपको देगा, एंड देन उसके बाद आपके पास ये पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं पीएम विश्वकर्मा योजना, ये क्या हो जाती है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने 17 सितंबर 2023 को विश्वकर्मा जयंती के उपलक्ष्य पर आपकी इस योजना का अनावरण किया, और ये योजना आपकी टोटल 13,000 करोड़ की हो जाती है। अच्छा, जब भी हम लोग देखते हैं ना कि यार इस तरीके से योजनाएं आती तो ऐसा लगता है कि वाकई मतलब कितना पैसा है हमारे देश के पास, हम 75,000 करोड़ लगा रहे हैं, हम 13,000 करोड़ लगा रहे हैं। ऑफकोर्स हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बन गए हैं, बट जब हम धरातल पर जाकर के देखते हैं तो अभी भी हमें लगता है कि एग्जामिनेशन एंड वैकेंसीज जो आती हैं उसमें थोड़ी हमेशा प्रॉब्लम रहती है। तो अगर सरकार इसको भी ठीक कर दे तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर भारत एक तरीके से हम देख पाएंगे। राइट, आपको क्या लगता है? ठीक है, आगे आते हैं। योजना का उद्देश्य देश के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र के कारीगरों, शिल्पकारों को आर्थिक रूप से समर्थन देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाते हुए स्थानीय जो उत्पाद है, कला है और विविधता है, इसको समृद्ध बनाना है। कुमार रवि ओके 18 सब्जेक्ट हैं इसमें। ओके, चलिए। विक्रेता द्वारा रूफटॉप सोलर प्लांट, अच्छा ये आपकी शायद पहले वाली जो लाइन है वो उसका जो था वो इस पे आ गया है, ये आपका नहीं है इसका। आगे आ जाते हैं, आगे बात करते हैं। योजना के अंतर्गत आपके 18 ट्रेड्स के कारीगरों के लिए लाभ मिल सकेगा, जिनमें आपके बढ़ई भी शामिल है। यानी कि आप देखो कि ये योजना क्या कर रही है, जो असंगठित क्षेत्र हैं आपके, वहां के जो कारीगर है उनके लिए स्पेशली वर्क कर रही है। ठीक है, अब देखो ये क्या करेगी, जो नाव निर्माता है उनको भी इस कैटेगरी में लेकर के आएगी, जो कुम्हार हो जाते हैं, सुनार हो जाते हैं, आपके जूते बनाने वाले हैं, हथौड़ा, टूल किट निर्माता, राजमिस्त्री जो आपके हो जाते हैं वो इसमें शामिल होंगे, दर्जी, मछली पकड़ने वाले आज इसमें शामिल किए गए हैं। ठीक है, पात्र कारीगरों को 3 लाख रुपए तक का ऋण और 5% तक की रियायती ब्याज दर पर यह उपलब्ध करवाया जाएगा, ताकि इनका जो इकोनॉमिक स्टेटस है वो थोड़ा अच्छा हो सके, इस वजह से ये आपका लाया गया था। ठीक है, प्रारंभ में 1 लाख तक का ऋण दिया जाएगा तथा इस ऋण का जो पुनर्भुगतान जब हो जाएगा तो 2 लाख का अतिरिक्त ऋण आपको प्रदान किया जाएगा। टूल किट्स इंसेंटिव के रूप में आपको 1.5 लाख की गारंटी भी प्रदान करेगी सरकार। तो इस तरीके से वो हेल्प कर रही है। विजयपाल गुड मॉर्निंग, सोनिया चौधरी राधे राधे। चलिए, आप लोग थोड़ा सा लेट हो जाते हो क्लास में, 9 बजे एग्जैक्ट हमारी क्लास शुरू हो जाती है, तो 9 बजे आप सभी आ जाया करिए। ठीक है, बाद में भी आप क्लास देख सकते हो, बट लाइव रहते हो तो थोड़ा सा मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं आप लोगों से बातचीत कर पाती हूँ। राइट, आगे आ जाते हैं। डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए भी इंसेंटिव प्रदान की जाएगा। यहाँ पर अगर आप डिजिटल लेन देन कर रहे हो तो आपको इंसेंटिव मिलेगा। तैयार उत्पादों के लिए क्वालिटी सर्टिफिकेशन दिया जाएगा। अब ये जो भी उत्पाद तैयार करेंगे, मान लीजिए कुम्हार इसने कोई पॉट बनाया है तो सर्टिफिकेट मिलेगा अब उसे। ठीक है, ब्रांडिंग उसकी करी जाएगी। साथ ही साथ आपका विज्ञापन तथा मार्केटिंग की सहायता योजना के तहत यहाँ पर इनको राशियां भी उपलब्ध करवाई जाएंगी। अब आप देखो कि ये आपको कुछ कुछ ऐसी लग रही होगी, जब हम कहते हैं ना वोकल फॉर लोकल योजना या मेड इन इंडिया के प्रोडक्ट्स की हम बात करते हैं, या फिर हम कहते हैं कि भैया जो हम जीआई टैक्स वगैरह देते हैं, तो इन सभी योजना में आपको ना एक चीज कॉमन देखने को मिलेगी। जैसे मेड इन इंडिया तो प्रोग्राम ही है, ठीक, तो ये क्या कर रहे हैं, अब भारत सरकार कह रही है कि अपने जो उत्पाद हैं, अपने यहाँ के जो कारीगर हैं, अपनी जो वस्तुएं हैं उसको मोटिवेट किया जाए, उसको आपका प्रोत्साहित किया जाए, उसको इंटरनेशनल लेवल पर लेकर के जाया जाए। जब भी देखो दिवाली आती है तो गवर्नमेंट हमारा एक अभियान हर साल चलाती है, क्या, वोकल फॉर लोकल।
यानी कि हमें लोकल दिए खरीदने हैं, लोकल लाइट्स खरीदनी है। और अब तो यहाँ पर जो कुम्हार है उनको सर्टिफिकेट भी दिया जा रहा है। तो अब इस योजना से एक तो उनका उत्थान होगा, प्लस हम वोकल फॉर लोकल लेकर के आ गए, तो ये सारी चीजें मर्ज हो गई। देखो, तो एक कार्य करने के लिए हम अपनी चीजों को जो सरकार है उसको एक्सपेंड करने के लिए, जो छोटे छोटे मजदूर है, असंगठित क्षेत्र, उनको बढ़ावा देने के लिए इतनी सारी योजनाएं चला रही है ताकि इनका भला हो पाए। देखो, सरकार अपने स्तर पर बेहतर कार्य करती है, योजनाएं वो चलाती है सभी वर्गों को देखते हुए, लेकिन जो हम देखते हैं जो हायरार्की सिस्टम है, तो एंड तक आते 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 इतनी ज्यादा कई बार चीजें भ्रष्ट हो जाती है कि जो वास्तविक समुदाय है उस तक लाभ पहुंच नहीं पाता है। ये समस्या यहां पर क्रिएट हो जाती है। वरना अगर हम योजना की बात करें ना, तो आज के समय में हर एक सेक्टर के लिए बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं चलाई जा रही है। असंगठित क्षेत्र आपके संगठित हो रहे हैं, इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है? लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो क्या इनको ये जो 1 लाख करोड़ 2 लाख करोड़ वाली बात है, क्या वाकई बहुत जो लोग हैं उनको मिल पा रहा होगा? शायद बहुत ही कम लोग हैं जिनको इसके उनकी, क्योंकि ये जो वर्ग है इनको इनके लिए नहीं पता होता है कि क्या योजनाएं चल रही है, क्योंकि उस तरीके से प्रचार और प्रसार ही नहीं किया जाता है। हम लोग तो पढ़ लेते हैं क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, तो हमें पता है कि इनके लिए क्या योजनाएं चल रही हैं, लेकिन ये जो धरातल पे काम कर रहे हैं, इनसे कहो कि तुम्हारे लिए ना सरकार ने एक योजना चलाई है कि तुम्हें 1 लाख 3 लाख रुपए दिया जाएगा, उनको पता ही नहीं होगा कि मेरे लिए भी सरकार कुछ काम कर रही है, राइट? तो ये प्रॉब्लम है कि हम जब योजनाएं उनके लिए चलाते हैं तो उसको उस तरीके से प्रमोट नहीं किया जाता है उस लेवल पर जाकर के, और जो लाभ है वो फिर बीच में कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है, और फिर एक डेटा आता है लास्ट में हमारे पास कि भैया हमने ये तो ये काम कर दिया। ठीक, आगे आ जाते हैं। ग्रेट आदि, अमृत योजना की बात कर लेते हैं। अमृत योजना के तहत आपके कुछ 60 जो शहर हैं इनको लाभ प्रदान करने की बात की जा रही है, और टोटल आपके 500 शहरों का कायाकल्प करने की बात यहां पर कही गई है। तो चलिए समझ लेते हैं पहले तो अमृत का पूरा नाम क्या हो जाता है। तो इसका पूरा नाम है अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ये चाहते हैं कि हम कायाकल्प कर दें टोटल आपके कुछ 500 शहरों की पूरी तरीके से। ठीक है, अब देखिए इसकी जो शुरुआत है वो भारत सरकार द्वारा अमृत योजना की शुरुआत 2011 में हुई। तो 2011 में आपकी ये योजना आई थी। ठीक है, अब इसके अंतर्गत क्या था कि शहरी क्षेत्र के परिवारों को जल आपूर्ति की जाए, परिवहन, वहनीयता, ऊर्जा, संचार आदि से संबंधित जो आवश्यक बुनियादी सुविधाएं हैं वो उपलब्ध करवाई जाए और उसके लिए प्रोग्राम्स करवाए जाए। ठीक है, तो ये था आपका इस योजना का लक्ष्य और इसके तहत शुरू की गई थी, और इसमें आप देखोगे तो 500 शहर शामिल हो जाते हैं, और बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है अब तक की सरकार की अगर बात की जाए, क्योंकि बहुत बड़े लेवल, लार्ज स्केल पर इसकी जो बात है वो की जा रही है। ठीक है, आगे आते हैं। अमृत का मुख्य उद्देश्य गरीब एवं जो वंचित परिवार हैं इनको आवश्यक शहरी जो लाइक आप देखोगे शहरों में क्या है, टैब में पानी आता है तो वो टैप वाटर है, बिजली आती है, वहां पर नेट की व्यवस्थाएं होती हैं, सड़कें अच्छी बनी होती हैं, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों से लोग पलायन करके कहाँ आ रहे हैं, शहरों पे आ रहे हैं। अब इस योजना से क्या होगा कि एक तो उनका शायद हम पलायन भी रोक सकते हैं, प्लस अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों के पास ही कहीं इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप कर दे तो उनको शहरों में नहीं आना पड़ेगा काम करने के लिए, तो शहरी आबादी भी आपकी संतुलित रहेगी और ग्रामीण जो आबादी है वो वहीं अपने घर में रह करके अपनी जो आजीविका है उसको बेहतर बना सकते हैं। और जो बुनियादी सुविधाएं उनको शहरों में मिलती थी वही बुनियादी सुविधाएं इस योजना के तहत उनको ग्रामीण क्षेत्रों में प्रोवाइड करवाई जानी है। तो इसी के लिए कार्य किया जा रहा है कि उनको रोजगार भी वही ग्रामीण क्षेत्रों के आसपास दे दिया जाए, उनको जो जैसे आपका टैप वाटर है, सड़कें आपकी अच्छी हैं, इलेक्ट्रिसिटी बेहतर आ रही है, तो वो सारी चीजें इसमें प्रोवाइड करवाना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो जाती है इस योजना की कि ये योजना आपकी पीपीपी मॉडल पर आधारित है। पीपीपी मॉडल का अर्थ आप में से कितने सारे लोगों को पता है? जल्दी जल्दी बताओ कि पीपीपी मॉडल क्या होता है। एनीवन नो? कहां गायब हो गए सबके सब? जल्दी से बताइए कि पीपीपी मॉडल क्या होता है। आई होप आप लोगों को पता होगा। किसी को नहीं पता है सीरियसली? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, यहां पर आपका पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात की जा रही है और इसके तहत आपका गवर्नमेंट पीपीपी मॉडल के तहत ये कार्य कर रही है। ठीक है, चलिए जिसमें सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल की बात की जा रही है। इसके साथ स्वच्छ भारत मिशन एवं सभी के लिए आवास जैसी योजनाओं के साथ जलापूर्ति, सीवरेज, बुनियादी ढांचा आदि से संबंधित जो स्थानीय राज्य योजनाएं हैं उसको इसके साथ कंबाइन किया जा रहा है और इन योजनाओं को साथ मिला करके तब अर्बन एरियाज का आपका डेवलपमेंट किया जा रहा है।
ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आपके अब कुछ शहर है ऐसे जो कस्बे टाइप के होते हैं, तो उनके पुनरुद्धार की भी बात की जा रही है कि उनका पुनरुत्थान किया जाएगा, सीवरेज सिस्टम बनाया जाएगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रामीण क्षेत्रों की अगर मैं बात करूं तो सीवरेज सिस्टम इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। एग्जैक्टली, गवर्नमेंट और पीपल दोनों लोग कार्य करते हैं इसमें। ओके, चलो आगे बात करते हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी और आजीविका मिशन, इसके बारे में जानेंगे भाई क्या है। तो देखो भाई, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, ये इसके अंतर्गत टोटल 4041 तथा उत्तर प्रदेश के टोटल 130 जो शहर हैं और जो कस्बे हैं इनको कवर किया जा रहा है। पूरी शहरी आबादी के लिए ये पहली बार ऐसी कोई योजना चलाई गई जिसमें पूरी शहरी आबादी आपकी कवर की जा रही है। टोटल कितने इसमें कवर होंगे? लगभग 4000 के आसपास। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो टोटल इसमें उत्तर प्रदेश के कितने शहर कवर हो रहे हैं? तो 130 शहर कवर हो रहे हैं। इस योजना का लक्ष्य क्या है? तो शहरी जो ग्रामीण परिवार हैं, जो गरीबी में रह रहे हैं, शहरी जो गरीब हैं, उनके लिए जीविकोपार्जन, यानी कि उनके लिए कुछ बिजनेस स्टैब्लिश करना चाहते हैं, रोजगार उनको चाहिए, तो उससे संबंधित यहां पर काम किया जाएगा। कुशल मजदूरी युक्त रोजगार के अवसर उनको प्रोवाइड करवाए जाएंगे ताकि उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको बेहतर किया जा सके। देखो, अगर बात की जाए तो हम कहने को 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन अभी भी हमारे यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं। लिविंग स्टैंडर्ड्स अगर हम बात करें, मजदूरों का, असंगठित क्षेत्र जो हो जाते हैं उनके बारे में बात करें, तो स्थिति अभी दयनीय देखने को मिल रही है। हाँ, ऐसा नहीं है कि कभी सही नहीं हो सकती है, धीरे धीरे प्रयास किया जा रहा है, सरकार भी इसके लिए कार्य कर रही है और मे भी अच्छे दिन जो हमने सोचे थे वो आ भी सकते हैं। राइट, आगे आ जाते हैं। तो भैया उनको यही करना है कि उनको उसके लिए जो रोजगार के अवसर है वो प्रोवाइड करवाया जाए। आगे आते हैं। योजना का उद्देश्य चरणबद्ध तरीके से शहरी बेघर जो हैं इनके लिए आवश्यक सेवाएं, जैसे कि आश्रय जो स्थल हो जाते हैं जहां पर वो निवास कर सकते हैं, उनको बनाना है। ठीक है, साथ ही साथ उनका जीवन स्तर और आजीविका के साधनों में वृद्धि करनी है। योजना शहरी सड़क विक्रेताओं की आजीविका संबंधी समस्याओं को दूर करेगी, उनको संस्थागत ऋण प्रदान करेगी, उपयुक्त रहने की जगह प्रदान करेगी, सामाजिक सुरक्षा और कौशल विकास में उनकी जो भागीदारिता है उसको सुनिश्चित करेगी। ठीक है, उत्तर प्रदेश इस कार्यक्रम के संचालन में राज्य शहरी आजीविका मिशन की प्रमुख भूमिका है। सूडा जिसको हम कहते हैं, वो इस योजना के लिए कार्य कर रहा है। प्रमुख लक्ष्य जैसे मैंने बताया है कि कौशल प्रशिक्षण इनको दिया जाएगा, स्थापन के माध्यम से रोजगार के अवसर इनको उपलब्ध करवाए जाएंगे, प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके लिए प्रति जो लाभार्थी हैं उनको 15,000 व्यय का प्रावधान किया गया है कि प्रति लाभार्थी सरकार उनके ऊपर 15,000 रुपए खर्च करेगी। और इस 15,000 रुपए में सरकार क्या करेगी? उनके रहने की व्यवस्था करेगी, उनके रोजगार सृजन कैसे हो सकता है, तो इन सारी चीजों पर वो वर्क करेगी। तो प्रति लाभार्थी 15,000 रुपए उसको दिए जाएंगे जब कौशल मिशन या इस तरीके के प्रोग्राम्स में वो भाग लेगा। तो ठीक है, पात्र नागरिकों के प्रशिक्षण हेतु स्वयं सहायता समूह, आपके जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, उनका गठन किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक समूह को 10,000 तक की प्रारंभिक सहायता प्रदान करी जाएगी। सूक्ष्म उद्यमों और समूह उद्यमों की स्थापना के जरिए स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जाएगा। बिजनेसमैन बनना है भाई, बिजनेसमैन, सरकार सबको बिजनेसमैन बना देगी। राइट, आगे बात करते हैं। इसमें व्यक्तिगत परियोजना के लिए 2 लाख की जो ब्याज सब्सिडी है, और साथ ही साथ समूह उद्यम अगर कोई करना चाहता है, देखो पर्सनल अगर कोई करना चाहता है तो उसके लिए 2 लाख ब्याज सब्सिडी। अगर कोई मान लीजिए समूह में कोई कार्य करना चाह रहा है तो उसके लिए सरकार 10 लाख रुपए देगी। ठीक है, और 10 लाख की ब्याज सब्सिडी उसको प्रदान करी जाएगी। तो ये याद रखिएगा, अगर सिंगल है तो 2 लाख, अगर समूह में कार्य करना चाहते हो तो कितना पैसा मिलेगा? 10 लाख रुपए सरकार यहाँ पर प्रदान करने वाली है। शहरी बेघरों के लिए आश्रयों का निर्माण किया जाएगा, बुनियादी ढांचे विकसित किए जाएंगे, व्यापारियों के लिए विशिष्ट व्यापार के विकास किया जाएगा। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का संचालन इस मान्यता के साथ किया जा रहा है कि गरीब लोग उद्यमी बन जाएं, खुद ही सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएं, यानी कि उनको किसी जॉब्स की भी जरूरत ना पड़े, उसको देखते हुए ये कार्य किया जा रहा है। ठीक है, ताकि उनकी क्षमताओं का बेहतर इस्तेमाल किया जाए। आगे आ जाते हैं, अब स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में बात करते हैं। देखो ये सारा लिखा हुआ है, इस इमेज में आपको दिख जाएगा। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत कौन कौन से गोल्स हैं जो इसमें सरकार को पूरे करने। ज्योति इसका पीडीएफ, जैसे मैं बताया कि अभी तो क्लास हमारी चली रही है, चलेगी क्लास हमारी अभी शायद आधा घंटा और चलने वाली है क्लासेस। तो वहां पर जैसे ही क्लास खत्म होगी, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आएगा, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा इसके पीडीएफ का, आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। हिमांशु शर्मा, गुड मॉर्निंग हिमांशु। चलिए
आगे बात कर लेते हैं। अच्छा, मुझे एक चीज आप लोगों से और डिस्कस करनी थी कि ये जो 9 बजे वाला टाइम है ये सही है, या फिर मैं 9 बजे से टाइम कुछ आपका 10 या 11 करूं, ताकि आप लोग, क्या पता भाई 10 बजे उठते हो, राजा लोग हो, है कि नहीं, और उठ करके फिर क्लास लेने आते हो। तो टाइम का मुझे एक बार कंफर्म करो कि 9 बजे टाइम ठीक है, या फिर हम इस टाइम में कोई बदलाव कर सकते हैं जब आप आ सके, ज्यादा लोग आ सके, राइट। बाकी तो फिर अभी 9 चल रहा है तो 9 ही चलता रहेगा, या आप कोई सजेशन दोगे तो मैं उस पर थोड़ा बहुत विचार करूंगी, राइट। आगे आ जाते हैं, स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में बात कर लेते हैं। योजना की शुरुआत के बारे में बात करें तो आपकी 25 जून 2015 को ये योजना शुरू करी गई थी कि हम क्या बनाएंगे, स्मार्ट सिटीज बनाएंगे। 9 बजे ठीक है, चलो एक वोट मिला मुझे 9 बजे का। वाह कुमार रवि, कितने अच्छे हो आप, 4:30 बजे उठ जाते हो, इतना मोटिवेशन तो मुझे भी चाहिए अपने लिए। चलो आगे आ जाते हैं। इसका उद्देश्य चयनित शहरों को मुख्य बुनियादी ढांचा, स्वच्छ और टिकाऊ वातावरण प्रदान करना है। अच्छा, ये जो आपकी स्मार्ट सिटी आई, तो स्मार्ट सिटी के तहत जिस एरिया में मैं रहती थी तो वहां पर स्ट्रीट लाइट्स लगाई गई थी, और बहुत अच्छी जो आपकी एलईडी लाइट्स हैं वो लगाई गई थी। कई बार सरकार योजनाएं लेकर के आती है, लेकिन जो हम आप हैं, वी द पीपल आर, उन योजनाओं का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। उसका जीता जाता एग्जाम्पल है स्मार्ट सिटीज। ये सिर्फ मेरे शहर में नहीं हो रहा होगा, आप अपने शहर में देखिएगा। आप लोग कहां कहां से मुझे देख रहे हो, मुझे वहां की स्थिति बताना स्मार्ट सिटी को लेकर के। स्मार्ट सिटी में आया कि भाई हेलोजन लाइट्स आपकी बढ़िया, स्ट्रीट लाइट्स लगाई जाएंगी, गमले लगाए जाएंगे बीच में, साथ में आपके फुटपाथ बनेंगे, ये सारी चीजें होंगी, ठीक है। अब देखो हुआ क्या, इसमें सरकार ने लगा तो दिया अंडरपास पे स्ट्रीट लाइट्स, अंडरपास पे जो लाइट्स लगती है वो लगा दी, स्ट्रीट लाइट्स बहुत अच्छी लगा दी, उसके ऊपर सोलर पैनल्स भी लगा दिए। उसके बाद लोगों ने पता है क्या किया, वो लाइट उखाड़ उखाड़ के ले गए, वो पैनल्स उखाड़ उखाड़ के ले गए, छोटे छोटे टैप लगवाए सरकार ने साइड साइड में कि हम एक मतलब एरिया बना देते हैं और वहां पर टैप्स हर थोड़ी थोड़ी दूर पे लगा देते हैं कि मान लो किसी को पानी की आवश्यकता हो और जो सरकारी पानी आएगा तो उसमें आया करेगा, लोग उसका यूज करेंगे। लोग उसकी जो टोटी थी नल की वो खोल के लेके चले गए। तो अब आप समझिए कि हम स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं, इसके लिए सरकार आपके जो नगर पालिका वाला इलाके है वहां पे भी काम करवाती है, उच्च लेवल पर भी काम कराती है, सारे कार्य कर रही है। वैसे भी पैसा वहां तक आते आते बहुत आधा हो जाता है, आधे से आधा बचता है, उससे काम किया जाता है, और उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे लिए किया गया उसमें भी हम नल खोल के लेके चले जाते हैं। बताओ, ये प्रॉब्लम है। तो कैसे विकास होगा हमारे देश का, क्योंकि हम कई बार हम खुद भी नहीं चाहते हैं कि विकास हो, ठीक है। सरकार प्रोवाइड कराएगी तो नली लेकर के चले जाएंगे, सोलर पैनल ही खाड़ के लेके चले जाएंगे, स्ट्रीट लाइट ही लेके चले जाएंगे। कितनी बार सरकार लाइट लगवाएगी, क्या कर सकते हैं, इसका कोई उपाय नहीं है। तो कुछ योजनाएं हम अपनी वजह से खुद ही लाभान्वित नहीं हो पाते हैं, और कुछ योजनाएं ऐसी होती हैं जो उन तक पहुंच इसलिए नहीं पाती क्योंकि उनको खुद ही नहीं पता उनके लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं, ठीक। लेटर लिखो, आसपास आपकी जो नगर पालिका वहां पे कोई क्षेत्र अगर आगे पड़ता हो तो वहां पर आप लिखिए, अपने प्रधान से आप भी कहिए। अगर आप अभी गांव में हैं तो सबसे लिए तो वहां प्रधान ही होता है, सारा काम करता है। प्रधान के पास जाइए, लेटर लिखिए, वो ना माने तो फिर विधायक तक लेटर लिख दीजिएगा, विधायक होगा ही वहां पे, कह दो तुम नहीं सुनोगे तो हम विधायक के पास जाएंगे, तो वो तो उस क्षेत्र के लिए कुछ ना कुछ कार्य करेगा ही, ठीक है। आगे आ जाते हैं। तो यहाँ पर मुख्य जो चयनित शहर हैं उनमें बुनियादी ढांचे, स्वच्छ और टिकाऊ वातावरण को प्रदान करना था। इसका लक्ष्य शहर के विकास संबंधी कार्यक्रमों को एकीकृत करना, संसाधनों को अधिक कुशल देना, मतलब कुशलतापूर्वक उनका उपयोग किया जाए वो बनाना, और नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना है। शहरी विकास मंत्रालय ने 24 प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की है जिन्हें शहरों को अपनी स्मार्ट सिटी योजना में शामिल करना होता है, ठीक है। आगे आ जाते हैं आवश्यकता। तो ये योजना गरीबी उन्मूलन, रोजगार और अन्य बुनियादी सेवाओं के साथ सतत विकास लक्ष्यों जैसे जो प्राथमिक चीजें हैं उस पर वर्क करने वाली है। मैम यूपी पीसीएस फाउंडेशन बैच कब अनाउंस होगा? देखिए इसकी जानकारी मैं आपको जल्द ही प्रोवाइड करवा दूंगी, जैसे ही इस तरीके की कोई भी जानकारी मेरे पास आएगी तो वो आप तक भी पहुंच जाएगी। अभी फिलहाल तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट और बैच जो आपकी कुछ कुछ चीजें हैं वो चल ही रही हैं, राइट। तो जल्द ही आपका अनाउंस भी हो जाएगा। बाकी जैसे जैसे चीजें लाइन अप होती जाएंगी मैं आप लोगों को उससे अवगत कराती जाऊंगी, राइट। चलो, स्मार्ट सिटी मिशन के उद्देश्य क्या है? तो सबसे पहले तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि शहरों में विकास के साथ साथ रोजगार भी होना चाहिए।
शहर को रहने योग्य बनाया जाए, समावेशिता और टिकाऊ बनाया जाए उसको। शहरों में मुख्य बुनियादी ढांचे का विकास कर वहां के निवासियों को अच्छा जीवन प्रदान किया जाए। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत परियोजनाओं को पूरा करने के लिए शहरों को 5 वर्ष का समय दिया गया था कि 5 साल में जो हम ये लक्ष्य निर्धारित करें इसको पूरा कर लेना, जिसमें स्मार्ट शहरों का प्रथम सेट 2021 में पूरे होने की संभावना थी। हुआ भी, लेकिन अभी भी चीजें आपकी चल रही हैं। चुनौतियां क्या है? स्मार्ट सिटी मिशन की कुछ प्रमुख चुनौतियां हैं कि परियोजना की प्रगति अत्यंत धीमी है। जो लक्ष्य हमें 5 साल में पूरा होना था वो 5 साल और शिफ्ट हो गया है, अभी 25 में चल रहे हैं, अभी भी लक्ष्य हमारे कंप्लीट नहीं हुए हैं। ठीक है, आगे आते हैं। इसमें अभी तक 50% से कम कार्य पूरा किया जा सका है। फंड जुटाने में दिक्कतें हो रही है, सरकार के पास फंड नहीं आ रहा है। उन्हें एसपीवी से स्थानांतरित करने और उनका कुल कुशलता पूर्वक उपयोग करने में कठिनाई हो रही है और ये साइबर अपराधियों द्वारा किए जाने वाले हैकिंग की चपेट में आ सकता है। इस तरीके की भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। आदि देखिए, प्री के लिए आपका ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेंस में जब आपकी डेवलपमेंट की बात की जाए, पेपर अगर हम 4 और 5 की बात करें तो उत्तर प्रदेश के विकास से संबंधित भी आपका मुद्दा है जहां पर बात की जाती है। ठीक है, तो सरकार किस तरीके से विकास करेगी उत्तर प्रदेश का, उसके लिए क्या वो कार्य कर रही है। मेंस में ऐसे प्रश्न भी हैं विकास से संबंधित, तो ये योजना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप बता सकते हो कि भाई उत्तर प्रदेश क्या वर्क कर रहा है, वहां पर उत्तर प्रदेश ने अब तक क्या अचीव कर लिया है, आगे की उत्तर प्रदेश की क्या योजनाएं हैं, और जो स्टेट स्पेसिफिक योजनाएं हैं उनको आप मेंशन कर सकते हो और बता सकते हो कि सरकार का फ्यूचर का भी ये प्लान है और ये अचीव कर लिया सरकार ने, तो वो आपके मेंस में हेल्प करेगा। राइट, चल आगे आते हैं। आयुष्मान भारत योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना हो जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं कहना चाहूंगी। अब तो इसमें आपके जो 75 प्लस बुजुर्ग हैं उनके लिए भी व्यवस्था कर दी गई है। पहले वो इस कैटेगरी से बाहर थे, लेकिन अब वो इस कैटेगरी में शामिल हो गए हैं। आयुष्मान भारत योजना की बात करते हैं। इस योजना के अंतर्गत 10.74 करोड़ से अधिक गरीब एवं कमजोर जो परिवार है इनको प्रत्येक वर्ष 5 लाख तक का निशुल्क स्वास्थ्य बीमा सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। तो उनको 5 लाख तक निशुल्क स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध करवाया जाएगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के नागरिकों के लिए भारत सरकार द्वारा ये योजना संचालित की जा रही है। जो आर्थिक रूप से आपके सशक्त नहीं है उनके लिए आपकी योजनाएं चल रही हैं। सेशन को आते आते एक बार आप लोग लाइक जरूर कर दिया करें और प्लीज एक बार सेशन को शेयर भी कर दें ताकि और भी लोग इस क्लास को देख सके और उनको भी इंपॉर्टेंट चीजें इसकी पता चल सके। राइट, सेशन को एक बार जरूर शेयर कर दो। कितना ही टाइम लगेगा, 1 मिनट लगेगा, आप स्टेटस पे लगा दीजिए ताकि और भी लोग उसको देख सके। राइट, आगे आ जाते हैं। इस योजना को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से जाना जाता है, PMJY। ठीक है, JAY। ठीक है, योजना के अंतर्गत अस्पताल में भर्ती होने से पहले के 3 दिन अब कैसे मिलेगा लाभ, ये देख लो। भर्ती होने के पहले से 3 दिन और अस्पताल में भर्ती होने के 15 दिन बाद तक के खर्च एवं उससे संबंधित शुल्क इसमें आपका शामिल है, जो आपके इसी कार्ड से जाएगा। इसी 5 लाख में आपका कवर किया जाएगा, यानी कि आपको पैसा नहीं देना है। अगर ड्यूरेशन क्या है, भर्ती होने के 3 दिन पहले से 15 दिन तक अगर आप भर्ती रहते हो, टाइम लिमिट क्या है 15 डेज तक की, तो आपको इसका लाभ मिलेगा, शुल्क इससे कट जाएगा। इसके साथ ही पात्र रोगियों को हजारों सरकारी और निजी अस्पतालों में प्रथम श्रेणी की चिकित्सा देखभाल उपलब्ध होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2018 में इस योजना की शुरुआत की गई थी। आयुष्मान जो योजना है इसका व्यय 60% आपकी कौन कर रही है, केंद्र सरकार कर रही है। जैसे मैं बताया था कुछ योजना में परसेंटेज आपका इंपॉर्टेंट होता है कि किसका कितना परसेंटेज है, तो 60% इसमें केंद्र का हिस्सा हो जाता है, बाकी 40% किसका हिस्सा है, राज्य सरकारें इसका वहन करेंगी। तो जितने भी स्टेट लेवल पे अगर हम बात करें तो 60% यहां पर सेंट्रल है, 40% आपका स्टेट है और सब जगह यही आपका क्राइटेरिया फिक्स किया गया है। ठीक है, आगे आ जाते हैं। बट सब जगह में से कुछ जगह आपकी एक्सेप्शंस हो जाएंगी, जैसे कि अगर हम बात कर लें आपके जम्मू कश्मीर, हम बात कर ले अरुणाचल प्रदेश, हम बात कर ले आपके सिक्किम, मेघालय, मिजोरम और जो यूटीज हो जाती है इनकी बात कर ले, तो वहां पर ये रेशियो आपको थोड़ा सा केंद्र की तरफ ज्यादा और जो राज्य है उसकी तरफ कम देखने को मिल सकता है। उधर रेशियो आपका 90 और 10 का हो सकता है कि जो 90% है वो खर्चा कौन वहन कर रहा है, केंद्र सरकार, और 10% मात्र खर्चा किसको देना पड़ रहा है, स्टेट गवर्नमेंट्स को देना पड़ रहा है। ठीक है, चलो आगे आ जाते हैं।
योजना में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011, क्योंकि अभी नेक्स्ट जो हमारी जनगणना होनी है वो कब होनी है, जल्दी से बताओ कब होनी है नेक्स्ट जनगणना, अभी तो टाइम डिसाइड भी हो गया है। आकाश, टाइम है मॉर्निंग में 9 बजे डेली आपकी क्लास शुरू हो जाती है, ठीक है। इसके तहत कमजोर वर्ग के जो लोग हैं उनको शामिल किया गया है, गृहिणी और शामिल जो ग्रामीण दोनों ही क्षेत्र के हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ गरीब और आर्थिक रूप से जो कमजोर नागरिक हैं इनको दिया जाता है। आदिवासी जो एससी हैं, एसटी हैं, भूमिहीन परिवार हैं, साथ ही साथ जो दिहाड़ी मजदूर हैं, ऐसे परिवार जिनके पास दिव्यांग सदस्य हैं, यानी कि आप मान लो कि उसका मुखिया ही दिव्यांग है, ठीक है, और आपके उसके परिवार के शारीरिक रूप से सक्षम कोई ऐसा वयस्क व्यक्ति नहीं है जो घर का जीवनोपार्जन कर सके, जो पैसा कमा के ला सके, जो घर को चला सके, तो वो सभी आपके इसमें शामिल हो जाएंगे। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन प्रदान की जाएगी। तो जो भी वृद्ध हैं, तो आप समझ ही गए होंगे कि ये किसके लिए है, जो आपके वृद्ध हैं तो उनको पेंशन देने के लिए। इंपॉर्टेंट पता है क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि आज के टाइम में प्रेजेंट सिनेरियो अगर हम बात करें तो वृद्धाश्रम बहुत ही ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। अब कुछ शहर गांव, पहले तो ये शहरों और कहते थे कि शहरों में लोग हैं अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते हैं, उनको वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं जाकर के, ग्रामीण क्षेत्रों में ये सारी चीजें बहुत सही हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या है, चीजें वर्स्ट होती जा रही हैं, क्योंकि हमें लगता है कि जो बुजुर्ग है हमारे घर में बैठा है वो हमारे ऊपर बोझ है, क्योंकि वो किसी भी तरीके की एक्टिविटी में हेल्प नहीं कर रहा है। और ये सोच बताती है हम कितने मानसिक रूप से विकलांग हैं, अगर हम इस तरीके का सोच पा रहे हैं, राइट। तो इसीलिए सरकार ने क्या किया कि कई बार बुजुर्गों को वृद्धाश्रम भेज दिया जाता है और उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया जाता है, उनकी स्थिति बहुत ही खराब हो जाती है और सरकार भी उसके लिए कोई स्पेशल काम नहीं कर रही होती है। तो इसलिए सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन की शुरुआत कर दी कि भले लालच में ही सही कोई तुम्हें रखेगा तो अपने पास, लालच में, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं सिर्फ इसलिए रख रहे होते हैं किसी बुजुर्ग को या उसको खाना वगैरह दे रहे होते हैं कि बाद में इनकी प्रॉपर्टी मुझे मिल जाएगी या बाद में इनके पास जो सोना है वो मुझे मिल जाएगा। ये वास्तविक ग्राम बहुत ही छोटे स्तर की मानसिकता है, मैं आपको बता रही हूँ, और ये शायद मोस्टली घरों में ऐसी सारी चीजें देखने को मिलती हैं आज के टाइम में, ठीक है। तो इसीलिए सरकार ने बोला कि नहीं भैया, कुछ तो इनकी जो एक तरीके से मजबूती है वो हमें करनी चाहिए, कार्य करना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि उनको जो चाहिए था मिल गया, उन्होंने फिर उसके बाद बुजुर्ग को घर से बाहर फेंक दिया। वृद्धाश्रम आप कभी जाइए, आप जाओगे ना तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। ऐसे ऐसे लोग अपनी स्टोरी शेयर करते हैं कि आपका एकदम दिल लगता है कि वाकई हम इसी दुनिया में रहते हैं, इसी समाज में रहते हैं और यहाँ पर ऐसे लोग भी रहते हैं। आगे आ जाते हैं, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। अगेन मंत्रालय इज वेरी इंपॉर्टेंट, मंत्रालय का नाम जरूर याद रखना है, ठीक है। ये एक गैर अंशदायी योजना है, ठीक है। योजना के अंतर्गत आप देखोगे तो 60 वर्ष या इससे अधिक आयु वर्ग के समस्त पात्र वृद्धजन जितने भी हैं, जिनकी वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में कितनी है, लगभग आपकी 46,080, और अगर शहरी की बात की जाए तो लगभग 56,460, इससे अगर कम है, और साथ ही साथ इनको आप देखोगे तो यह लाभ दिया जाएगा। इनको 1,800 राजस्व, जिसमें राज्य का अंश होगा 80% और आपका 20% यहां पर केंद्र का अंश होगा। इस योजना में 80% जो पैसा दे रही है वो कौन दे रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो आपकी है वो दे रही है, एंड 20% कौन दे रहा है, जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट्स है वो दे रही है। तो 1,000 रुपए टोटल इनको मिलेंगे। 1,000 में 800 रुपए देगी इनको राज्य सरकार, 200 रुपए देगी इनको केंद्र सरकार, तथा 80 वर्ष या इससे अधिक आयु के अगर पात्र वृद्धजन हैं तो उनको कुल 1,000 रुपए दिए जाएंगे। उसमें आपका पार्टीशन अलग अलग है, उसमें 50-50% है कि 50% आपका सेंटर देगी, ठीक है, और 50% आपका कौन देगा, स्टेट देगा। तो आपको याद रखना है जब इस 80 से ऊपर की बात आती है तो पार्टीशन स्टेट और सेंटर का इक्वल है, 50-50। अगर 60 ईयर्स के है कोई पात्र तो उसमें जो आपका परसेंटेज है वो 80 किसका है, सेंट्रल का है, और 20 किसका है, स्टेट का है, ठीक है। तो अलग अलग है। राधे राधे पीके जौनपुर, ओके, बिल्कुल आदि जरूर दीजिएगा आप एग्जाम।
आगे आते हैं, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना। ये योजना भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। योजना के अंतर्गत ग्रामीण रेखा, जो गरीबी रेखा है आपके, बेसिकली ग्रामीण रेखा नहीं, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवार के मुख्य कमाऊ मुखिया की अगर मृत्यु हो जाती है तो उस पर भारत सरकार आपको इस योजना का लाभ देगी। ठीक है, तो भारत सरकार क्या है, इस योजना का लाभ देगी स्वामित्व योजना के तहत। स्वामित्व योजना का आरंभ भारत सरकार द्वारा 24 अप्रैल 2020 को किया गया। यह योजना पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। अब देखो यहां पर 20,000 एवं राज्य सरकार द्वारा लगभग 10,000, तो आपका जो सरकार है यानी कि केंद्र सरकार है उसके द्वारा, यहां पर पीपीटी में जैसे कुछ मिस्टेक मैं बता रही हूं, कल भी थी और आज ही मुझे देखने को मिल रही है, ये सरकार लिखा है वहां, तो ये केंद्र सरकार है, वहां पर आपके 20,000 और जो आपकी राज्य सरकार है यहाँ पर 10,000 का मुश्त अनुदान, एक मुश्त अनुदान होगा जो एक साथ आपको दिया जाएगा। ठीक है, स्वामित्व योजना ग्रामीण आबादी क्षेत्र में संपत्ति के स्पष्ट स्वामित्व स्थापना की दिशा में एक सुधारात्मक कदम है, जिसमें ड्रोन तकनीक का उपयोग करके कर भूमि स्थल का मानचित्रण किया जाएगा एंड देन उसके बाद उस परिवार को पैसा प्रदान किया जाएगा। ठीक है, पीके जौनपुर, बड़े दिनों बाद आज आपकी क्लास मिली। अब आपको मेरी डेली क्लास मिलती रहेगी। हाँ, यूपीएसआई के लिए आप इसे पढ़ सकते हैं, आपको मेरी क्लास मिल गई है, कम नहीं है। चलिए आगे आ जाते हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में बात करते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का आरंभ 25 दिसंबर 2000 को किया गया था। ठीक है, इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में 500 या इससे अधिक आबादी वाली जो सड़क है, अगर उससे लोग रह रहे हैं वहां पर और वो सड़क संपर्क से वंचित है, 500 आबादी का कोई क्षेत्र है और वहां पर आपकी सड़कें नहीं है, तो वहां पर सड़कें आपकी बनाई जाएंगी और उनको 12 मासी, यानी कि चाहे वो बरसात का समय हो, चाहे आंधी तूफान कुछ भी आ रहा हो, उस समय आपकी 12 मासी सड़कों तक पहुंच को सुनिश्चित करना है। ये इनका उद्देश्य था और क्राइटेरिया क्या रखा गया, 500 या इससे अधिक। ठीक है, आगे आते हैं, प्रदेश के नक्सल प्रभावित जो जनपद है, जिसमें आपका सोनभद्र सबसे आगे आ जाता है, चंदौली जैसे इलाके हैं आपके, मिर्जापुर की बात कर लेते हैं। कोई कैसे भूल सकता है मिर्जापुर, मूवी देखी है भाई सबने मिर्जापुर, कोई नहीं भूल सकता। अच्छा, आपका सबसे पसंदीदा कैरेक्टर मिर्जापुर में कौन सा था? मतलब मुझे तो नहीं पता कौन सा था, मुझे गोलू अच्छी लगती थी, मैं भी मिर्जापुर की थी वो। चलो आगे आ जाते हैं, मिर्जापुर में मानक को शिथिल करते हुए 250 या उससे अधिक आबादी वाले बसावटों को 12 मासी मार्गों से जोड़ने की योजना तैयार की जा रही है। आगे आते हैं, प्रथम योजना है, इसमें प्रथम एवं द्वितीय चरण के अंतर्गत प्रदेश में लगभग आप देखोगे तो 7.162.55 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जा चुका है। योजना के अंतर्गत निर्मित मार्ग जो हैं इनका 0.05 वर्ष तक, एक्चुअली ये 5 साल है, वो 0.5 स्पेशली आपका लिख दिया गया है, इसको कट कर देते हैं, 5 वर्ष वो तब भी पढ़ा जाएगा। 5 वर्ष तक रखरखाव अनुसंरक्षण की जिम्मेदारी संबंधित ठेकेदार की होगी, कि मान लो आपने सड़क तो बना दी और वो अगर 5 साल तक भी नहीं टिकी तो क्या, तो सरकार ने बोला कि जिम्मेदारी लो, तुम सड़क बनाई है तुमने तो जिम्मेदारी लो और 5 साल तक उस सड़क का तुम रखरखाव करोगे, जहां उसमें गड्ढे आए, कोई दिक्कतें आए, तुम्हें दोबारा से उसको ठीक करना पड़ेगा। और ये एक बहुत ही अच्छा काम किया गया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 3 आता है इसके बाद, और इसके अंतर्गत आप देखोगे तो लगभग 18,770.17 किलोमीटर लंबी सड़क की यहां पर स्वीकृति हो चुकी है, जिसमें आपकी लगभग 5,376.33 किलोमीटर कार्य इसका पूरा हो चुका है, शेष कार्य बाकी है। टोटल जो बननी है वो आपकी 18,770 किलोमीटर की सड़क आपकी यहां पर बननी तय हुई है। ठीक है, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की बात कर लेते हैं, ये आपका क्या हो जाता है। तो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान जो है वो केंद्र पुनर्निर्धारित योजना हो जाती है, योजना है, और ये आपकी वर्ष 2018-19 से संचालित की जा रही है। ठीक है, आगे आते हैं, इस योजना का उद्देश्य पंचायतों एवं ग्रामीण सभा जो क्षमता है आपकी, ग्राम सभा जो आती है, उसकी क्षमता एवं प्रभावशीलता में अभिवृद्धि तथा उसका सुदृढ़ीकरण करना है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश हेतु टोटल आप देखोगे तो 514.69 करोड़ की वार्षिक जो क्रियान्वयन योजना है वो शुरू की गई थी, कार्य योजना आपकी शुरू की गई थी, इसको यहां पर स्वीकृति मिली थी। ठीक है, योजना के अंतर्गत राज्य में टोटल आप देखोगे तो 46,212 कॉमन सर्विस सेंटर यहां पर बनाने हैं, कक्षा का जो अनुदान है वो शामिल किया गया था।
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगेन आपकी ये योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2008 और 9 से 18 वर्ष से अधिक आयु के जो बेरोजगार हैं या फिर उनको स्वरोजगार स्टैब्लिश करना है, ठीक है, उसको आपको संचालित करना है। उसके यहां पर लगी, मान लीजिए कि आप कोई बेरोजगार व्यक्ति है, तो सरकार कह रही है कि पहले हम क्या करेंगे, उसको कौशल प्रदान करेंगे, फिर उसको हम कहीं इंटर्न में रख देंगे एंड देन उसके बाद इसको स्टैब्लिश कर दिया जाएगा। स्वरोजगार अगर कोई करना चाहता है तो सरकार क्या कह रही है कि हम आपको पैसा देंगे, अनुदान देंगे, आप अपना स्वरोजगार स्टैब्लिश करो एंड देन उसके बाद उस पर वर्क करो। ठीक है, योजना में आप देखोगे तो सूक्ष्म, लघु और जो मध्यम है उद्यम मंत्रालय है वो भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया। तो टोटल यह सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार इस योजना को क्रियान्वित कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में योजना का क्रियान्वयन खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग, ग्राम उद्योग बोर्ड, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्रों द्वारा किया जा रहा है। तो बहुत सारे यहाँ पर आपके बोर्ड हैं जो एक साथ मिलकर के इसमें कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल यूनिक क्लासेस, आपकी क्लास YT पर चलेगी। थैंक यू सो मच पीके जौनपुर, थैंक यू। आगे आ जाते हैं, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की बात करते हैं। भारत सरकार द्वारा 8 अप्रैल 2015 प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का आरंभ किया जाता है। मुद्रा योजना आपकी शुरू की जाती है। ठीक है, अब इसका उद्देश्य क्या था मोस्टली, कि जो गैर कॉर्पोरेट वाले हैं, गैर कॉर्पोरेट जो मतलब मजदूर नहीं है उनकी बात कर रहे हैं, कॉर्पोरेट वाले मजदूर होते हैं। ठीक है, आगे आते हैं, तो गैर कॉर्पोरेट, गैर कृषि, छोटे तथा सूक्ष्म उद्यमियों जिनकी आय सृजन की जो गतिविधियां हैं उसके लिए 10 लाख तक के आसान अनुशंसित मुफ्त, जो आपकी कोलैटरल फ्री होती है, उसके तहत इनको सुविधा प्रदान की जाए, ऋण दिया जाए उनको। ठीक है, कि आप लोग ऋण लो और उसके बाद आप अपने कार स्टैब्लिश करो। तो ये यहां पर इनको ऋण दिया जाएगा, कोलैटरल फ्री, वो भी कितना, 10 लाख तक का ऋण दिया जाएगा। ठीक है, किस योजना के तहत, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत। किसको दिया जाने वाला है, जो गैर कॉर्पोरेट हैं, जो मजदूर नहीं है पहले से, ठीक है, उनको ही दिया जाएगा। जो पहले से ही कॉर्पोरेट मजदूर है उसको क्या दिया जाएगा। ठीक है, हाँ, 11:30 पर लाइव क्लास होगी हमारी, जिसमें हम लोग रशिया और यूक्रेन से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीजें उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा चल रहा है। और अभी जो S जयशंकर प्रसाद जी हैं वो मिलकर के भी आए हैं, मॉस्को में गए थे, तो रूस और इंडिया के संबंध जो है वो भी और भी ज्यादा प्रगाढ़ किए जा रहे हैं। तो 11:30 बजे उसी टॉपिक के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, जो कि UPSC से संबंधित इंपॉर्टेंट मुद्दे होते हैं जितने भी, उसको हम कवर करते हैं 11:30 बजे। बाकी क्लास भी मेरी अपलोड होती है, वो आपकी 6 और 8 बजे अपलोड होगी। 6 और 8 पे आपको मेरी क्लासेस देखने को मिल जाएंगी शाम को। तो 6 और 8 पे जो और अदर इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो भी आपकी क्लासेस वहां पर हो जाएंगी। ठीक है, आगे आ जाते हैं। मुद्रा माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी योजना का लक्ष्य शिक्षित युवा एवं उद्यमियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करा करके मुख्य धारा से जोड़ना है। योजना के अंतर्गत लाभार्थी 3 श्रेणी के हैं। कैसे 3 श्रेणी के, तो एज डिसाइड कर दी गई है। कैसे एज डिसाइड की गई है, तो चलो मैं बताती हूं कि कैसे 3 श्रेणी में डिवाइड किया गया है। देखो, शिशु, किशोर, तरुण। अब देखिए, शिशु में जब अगर आप शिशु लोन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर 50,000 तक आपको रुपए दिए जाएंगे। अगर आप किशोर लोन लेना चाहते हैं तो 50,000 से 5 लाख तक आपको यहाँ पर पैसा जो है वो प्रदान किया जाएगा। तरुण लोन लेना चाहते हैं, ठीक है, तरुण लोन अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको 5 लाख से 10 लाख तक का जो लोन है वो प्रोवाइड किया जाएगा। तो इस लोन की 3 कैटेगरी हो जाती है, शिशु, किशोर और तरुण। और इसके तहत ये धनराशि यहां पर सरकार ने बताई है कि वो आपको देगी। ठीक है, आगे आते हैं। स्टैंड अप इंडिया योजना, भारत सरकार द्वारा 5 अप्रैल 2016 को स्टैंड अप इंडिया योजना आरंभ की गई थी। कौन कह रहा है मेरी इंस्टा आईडी चाहिए? मतलब मेरा नाम काफी नहीं है, प्राची मिश्रा। प्राची मिश्रा देखने से क्या मेरी इंस्टा आईडी नहीं मिल सकती है? चलिए आगे आते हैं। योजना का उद्देश्य ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए अनुसूचित जो जाति है और अनुसूचित जो जनजाति है एवं जो महिला उद्यमी है, इनको 10 लाख से आप देखिए तो 1 करोड़ तक का ऋण प्रदान किया जाएगा। तो 10 लाख से 1 करोड़ तक का पैसा इनको मिलेगा स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना,
तो प्रधानमंत्री आवास योजना भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। आरंभ इसका 25 जून 2015 को किया गया था। उद्देश्य क्या था? आवास उपलब्ध करवाना है लोगों को। साथ ही साथ योजना के क्रियान्वयन हेतु आपका हेडको तथा राष्ट्रीय आवास बैंक को नोडल एजेंसी के रूप में अधिकृत किया गया है। ये लाइन आपकी इस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस लाइन को जरूर याद रखिएगा। प्लस कब ये शुरू हुई थी इसको याद रखिएगा, ठीक है। आगे आते हैं, प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत ही ज्यादा जरूरी योजना हो जाती है। अगेन ये इससे रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। योजना की शुरुआत की अगर हम बात करें तो आपकी 28 अगस्त 2014 को इस योजना की शुरुआत की गई थी, ठीक है। रिश्तेदारी निकाल लो तुम लोग पहले अपनी। पीके जौनपुर, यहाँ पे राकेश यदुवंशी कह रहे हैं कि मैं भी जौनपुर से हूं। जाओ मिलो जाकर के आप लोग बातचीत करो। क्लास तो बाद में होती रहेगी, ये तो छोटे मोटे काम है, क्लास भी बड़ी चीज थोड़ी ना है, वो तो होती रहेगी। पहले हम रिश्तेदारी निकाल लेते हैं। आगे आते हैं, योजना की घोषणा 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। यहाँ पर क्रियान्वयन पूरी तरीके से कब शुरू हुआ? तो 28 अगस्त से शुरू हुआ। आगे आते हैं, प्रदेश में 7.93 करोड़ जनधन खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें से अभी देखो 7.37 करोड़ खाते सक्रिय हैं वर्तमान रूप में। योजना के क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पे है। ये सब तो हमने जान लिया, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जनधन योजना में उत्तर प्रदेश अग्रणी है, ठीक है, जिसने खाते खुलवाए, वरना पता चलता कि पैसा रखा ही रहता। अब सरकार अच्छा क्यों चाहती थी कि सभी के खाते खोल दिए जाएं? आपने किसी ने भी दिमाग लगाया कि क्यों सरकार चाह रही थी कि खाते सबके खुल जाएं और सब लोग अकाउंट में पैसा जमा करें? सिर्फ वो तो एक बहाना था सरकार का कि हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आपके अकाउंट में देना चाहते हैं, इसलिए हम जनधन खाते खोल रहे हैं जीरो बैलेंस पे। लेकिन सरकार ये चाहती थी कि जो पैसा है ना, जो इन्होंने कहां रख रखा है, घरों में रख रखा है, वो कहां पे आए? बैंक में आए। और बैंक से पैसा सरकार क्या करती है? लोन देती है दूसरों को। लोन से बैंक क्या कमाती है? ब्याज कमाती है, ठीक है। इससे बैंक को प्रॉफिट होता है और जो सरकार है उसको प्रॉफिट होता है। प्लस क्या करती है? लोन के साथ साथ वो क्या करती है? इन्वेस्ट करती है, ठीक है, इक्विटी इन्वेस्ट। बहुत सारे लोगों को जो बॉन्ड परचेज करते हैं वहां पर भी हेल्प करती है। और इंक्लूसिवली अगर ये देखा जाए तो ये सरकार और बैंक को प्रॉफिट देता है। सरकार और जो बैंक है उसको प्रॉफिट देता है। तो ये जो पैसा अभी तक किसी भी काम में नहीं आ रहा था, इन्होंने अपने घर में जमा कर रखा था, घर में रख रखा था, ठीक है। और इससे आपकी लिक्विडिटी भी मेंटेन की जा सकती है मार्केट में। इन्फ्लेशन रेट जो होता है उसको मेंटेन किया जा सकता है। तो इसीलिए सरकार ने बोला कि एक काम करो, जो पैसा तुम्हारे घरों में रखा है उसको बैंक में लेकर के आओ। बैंक के खाते से पैसा हम क्या करेंगे? लोगों को लोन देंगे, उसी से हम इन्वेस्ट भी करेंगे, ब्याज उसका हमें मिलेगा, किसको? बैंक को मिलेगा। प्लस अदर जो लोग बॉन्ड्स वगैरह खरीदते हैं वो भी सरकार के लिए हेल्पफुल होता है। इससे इंक्लूसिवली देखा जाए तो सरकार और बैंक को फायदा हो रहा था। इसलिए सरकार ने बोला कि हम तो तुम्हें एक्चुअली देंगे ही पैसा, ठीक है, लेकिन तुम्हें क्या करना है? पहले तो अपना बैंक खाता खोलो ताकि जो तुम्हारे पास पैसा रखा है वो हमारे काम आ सके और उसको हम लोगों को लोन दे करके क्या कर सके? खुद पैसा कमा सके ब्याज के तौर पे। तो इससे हमारी बैंक्स भी स्ट्रांग हो रही थी। तो इसलिए स्पेशली ये योजना लाई गई थी ताकि घरों में जो पैसा पड़ा है उसको बैंकों में लाया जा सके, राइट। आगे आ जाते हैं, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के आरंभ की बात करें तो यहाँ पर 8 मई 2015 को कोलकाता में किया गया था। योजना के अंतर्गत बैंक खाता धारक जिनकी आयु 18 से 70 वर्ष के मध्य है, इनको 12 रुपए के प्रीमियम पर 2 लाख तक का दुर्घटना जो बीमा है वो दिया जा रहा था, ठीक है। ओ माय गॉड, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं इस कैरियरविल आईएएस प्लेटफॉर्म का नाम चेंज करके कैरियरविल जोड़ी बनाओ प्लेटफॉर्म रख सकती हूँ क्या? मतलब ऐसे अगर लाइफ में तुम लोग ये सारे काम करोगे तो मुझे बड़ा दुख होगा। मैं आज ही मैनेजमेंट से कहती हूँ कि भाई इसका नाम थोड़ा सा चेंज करो, क्योंकि हमारे यहाँ जो लाइव में बच्चे आते हैं वो पढ़ने की बजाय इस पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो कैरियरविल जोड़ी बनाओ क्लासेस शुरू कर देती हूँ, आगे नाम डाल दूंगी प्राची मिश्रा, ठीक है। आगे आते हैं, श्योर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे आदि। आगे आ जाते हैं, स्ट्राइप योजना की बात करते हैं। औद्योगिक मूल्य संवर्धन के लिए कौशल सुदृढ़ीकरण परियोजना स्ट्राइप
विश्व बैंक की सहायता से संचालित की जा रही है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किससे संचालित की जा रही है? विश्व बैंक की सहायता से संचालित की जा रही है। हाँ हाँ, कुछ ही आगे आते हैं। इसका उद्देश्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों जैसे कि आपके आईटीआई हो जाते हैं, प्रशिक्षुओं के माध्यम से उनको कौशल प्रदान करना है। इस योजना का जो क्रियान्वयन है वो भारत सरकार के कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। अगेन मंत्रालय इंपॉर्टेंट हो जाते हैं तो नाम जरूर याद रखना है। योजना के तहत विश्व बैंक और भारत सरकार ने 19 दिसंबर 2017 को समझौता किया है। इसमें आपके 4 महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु हैं कि सबसे पहले जो आपके आईटीआई हैं इनको बेहतर तरीके से क्रियान्वित किया जाएगा। दूसरा, बेहतर शिक्षा और शिक्षा प्रदान की जाएगी। आईटीआई और प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण में सहयोग हेतु राज्यों की क्षमता बढ़ाना और व्यापक प्रशिक्षु प्रशिक्षण यहाँ पर प्रदान करना, यानी कि जो लोग देने आए हैं, ज्यादा हिंदी हो जाती है ना यार कभी कभी, कोई बात नहीं, हम समझा देंगे इसको क्या है। अब देखो, जैसे कि मैं हो गई, मैं आपको प्रशिक्षण दे रही हूँ, आप हैं प्रशिक्षु, तो मैं भी बेहतर होनी चाहिए, यानी मुझे भी तो कुछ आना चाहिए तभी तो मैं आपको सिखाऊंगी। मुझे ही कुछ नहीं आ रहा है तो क्या सामने वाला प्रशिक्षण देगा? और कई बार आईटीआई वगैरह में ऐसे लोग देखने को मिल जाते हैं। तो सरकार ने बोला है कि जो प्रशिक्षण दे रहा होगा वो भी अच्छा होना चाहिए, और वो ताकि प्रशिक्षुओं को बेहतर यहाँ पर प्रशिक्षण दे पाए। तो पहले तुम अपने जो प्रशिक्षण करता है, जो देगा प्रशिक्षण, उसको सिखाओ कि कैसे प्रशिक्षण आगे देना है जो प्रशिक्षु हैं उनको, देन इसके बाद आगे चीजें प्रोसीड करो। राइट, आगे आते हैं, संकल्प योजना की बात करते हैं। आजीविका संवर्धन के लिए ये कौशल अधिग्रहण और ज्ञान जागरूकता संकल्प आपकी योजना है। भारत सरकार की कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के द्वारा चलाई जा रही है। विश्व बैंक से $500 मिलियन लगभग 3,300 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ठीक है, आगे आते हैं। इसके 3 प्रमुख उद्देश्य हैं। केंद्रीय, राज्य और जिला स्तर पर संस्थागत सुदृढ़ीकरण, कौशल विकास कार्यक्रमों की गुणवत्ता का आश्वासन, कौशल जो मिशन कार्यक्रम है, वंचित रहने वाले जो लोग हैं उनको इसमें शामिल किया गया है कि जिनको नहीं मिल पाया उसका लाभ वो इसके तहत कार्य कर सकते हैं। सूक्ष्म एवं लघु उद्योग क्लस्टर विकास कार्यक्रम, तो यहाँ पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम जो उद्यम मंत्रालय है उसके द्वारा ये क्रियान्वित की जा रही है योजना। और इसमें आपके देखोगे तो कॉमन फैसिलिटी सेंटर, ये शायद मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, उसमें आपके बनाए जाने हैं। ये योजना 15वें वित्त आयोग 2021-22 से 2025-26 जो अवधि है उसके लिए लाई गई है। योजना के अंतर्गत सामान्य सुविधा केंद्र जो कॉमन फैसिलिटी सेंटर है इसकी स्थापना हेतु केंद्र सरकार यहाँ पर आपके 5 करोड़ की लागत वाली परियोजना और 70% तथा 10 आपके करोड़, यहाँ पर 10 करोड़ आप देखोगे, यहाँ 10 से 30 करोड़ तक की लागत वाली परियोजना पर 60% अनुदान प्रदान करेगी। तो अगर जो भी योजनाएं होंगी, अगर आपकी वो योजना 5 करोड़ तक की है तो उसपे क्या है 70% केंद्र देगा। अगर आपकी योजना 10 से लेकर के 30 करोड़ तक की लागत की है तो उसपे आप देखोगे तो 60% पैसा कौन देगा? आपका सरकार देगा। ठीक है, वो पैसा प्रदान करेगा। स्फूर्ति योजना अगेन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय जो है उसके द्वारा संचालित की जा रही है। योजना का उद्देश्य क्या है? तो पारंपरिक जो आपके ढंग है इससे कार्य कर रहे उद्योगों तथा उनके जो कारीगर हैं इनका सामूहिक रूप से कौशल विकास करना है। मान लीजिए कि हम पोट्रे बनाने की बात कर लेते हैं, जो घड़े वगैरह बनाए जाते हैं, तो पहले क्या है, लट्ठा एक होता था, उससे हम उसको चलाते थे, लेकिन अब क्या है, इलेक्ट्रिक आ गए जो अपने अकॉर्डिंग चलते रहते हैं और वो जल्दी भी हो जाते हैं। तो अगर वो पारंपरिक ढंग से अपने कार्य करें तो उनको थोड़ा सा न्यू टेक्नोलॉजी इन सबसे परिचित कराया जाए ताकि उनका जो काम है वो भी थोड़ा सा आसान हो जाए और उनको लाभ ज्यादा मिलने लगे। ठीक है, तो उसके तहत ये कार्य किया जा रहा है। तो इनको क्या किया जाएगा? प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रौद्योगिकी उन्नयन, यानी कि शिफ्ट करो आप थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी की तरफ शिफ्ट करिए, आप नई टेक्नोलॉजीज जो आती हैं उनकी तरफ। राइट, नवाचार, विपणन क्षमता, बेहतर पैकिंग तथा विपणन से संबंधित सुविधाएं मुहैया यहाँ पर इनको कराई जाएंगी ताकि इन सब चीजों से इनको क्या मिल सके? कौशल मिल सके और इनकी आय बढ़ सके। ठीक है, आगे आते हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। तो मत्स्य संपदा योजना से तो आप समझ ही गए होंगे कि किसके लिए है। तो जो मछली पालक कृषक हैं उनके लिए, स्पेशली जो मछुआरे हैं उनके लिए समग्र रूप से ये योजना चलाई जा रही है, उनके विकास पे काम करेगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए तो इनका उद्देश्य था कि भैया हमें 20,500 करोड़ का जो परिव्यय है इसमें करना है
और इसके तहत लोगों को लाभान्वित करना है। उत्तर प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार प्रदेश में लगभग 9.21 लाख मीट्रिक टन के वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष दिसंबर 2022 तक 6.81 लाख मीट्रिक टन मत्स्य उत्पादन हुआ है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि भैया क्या मत्स्य उत्पादन रहा है। ठीक है, चलो आगे आते हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, पंकज कुमार, हाँ चिक चिक की स्कीम बता दो सबको है। आगे आते हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भारत सरकार द्वारा एक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने वाला कार्यक्रम है। ठीक है, जिसका आरंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 9 मई 2015 को किया गया था। योजना के अंतर्गत जितने भी बैंक खाता धारक है जिनकी आयु 18 से 50 वर्ष के मध्य है, इनको 2 लाख जीवन बीमा से लेकर के आप देखोगे 330 रुपए के वार्षिक प्रीमियम पर उपलब्ध करवाया जाएगा। तो 330 रुपए वार्षिक प्रीमियम पर इनको 2 लाख का जीवन बीमा मिलेगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में इस योजना के अंतर्गत 2022 तक 1.13 करोड़ व्यक्ति पंजीकृत किए गए हैं और इस अवधि के दौरान लगभग आपके 52,700 दावों के सापेक्ष 48,263 का निस्तारण किया गया है। अटल पेंशन योजना की बात कर लेते हैं। ये पेंशन योजना किसके लिए है तो वो समझते हैं। अटल पेंशन योजना का आरंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 9 मई 2015 को शुरू किया गया था। ठीक है, अटल पेंशन योजना अगेन आपकी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे आ जाते हैं। योजना का उद्देश्य नागरिकों, विशेषकर असंगठित क्षेत्र के जो लोग हो जाते हैं, देखो सरकारी अगर कोई है तो उसकी तो ऑलरेडी पीएफ वगैरह कटता रहता है, उसको बाद में जैसे वो रिटायर होता है तो पेंशन के तौर पर पैसा मिलता रहता है। लेकिन जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं उनके लिए पेंशन का प्रावधान करना, जो प्राइवेट सेक्टर में है उनके लिए पेंशन का प्रावधान करना, वो जब 60 के बाद रिटायर होंगे तो उनका जो आर्थिक स्थिति है वो कैसे चलेगा, बेहतर चलेगा या नहीं चलेगा। तो उसके लिए सरकार ने बोला कि हम स्पेशली असंगठित क्षेत्रों के लिए ये पेंशन योजना लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, ऐसे व्यक्ति जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष के मध्य है, उनके पास एक बचत बैंक, डाकघर खाता भी चल सकता है। ठीक है, वो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। लाभार्थी के 60 वर्ष की आयु पूरे होने पर उन्हें न्यूनतम मासिक पेंशन मिलनी आरंभ हो जाएगी और उत्तर प्रदेश में मार्च 2022 तक लगभग 60.11 लाख लोगों ने इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत करवाया है। 60 लाख इज अ ह्यूज नंबर। हाँ जी राहुल सपना, मैं डेली क्लास लेती हूँ सुबह 9 बजे। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की बात कर लेते हैं। भारत सरकार की केंद्र प्रायोजित योजना है पूरी तरीके से, यानी कि पूरा पैसा कौन देगा इसमें, केंद्र सरकार देगी। 2 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ की गई थी। इसका मेन जो मोटिव था ओडीएफ यानी कि खुले में शौच मुक्त बनाना है इसको। अगर किसी ने पंचायत देखी हो तो आपको याद होगा, देख रहा है विनोद कैसे अंग्रेजी बोल बोल करके काम किया जा रहा है, राइट। तो वहां पे आपने देखा होगा कि ओडीएफ कार्यक्रम था, सचिव जी को दिखाना था भैया कि हम पूरी तरीके से ओडीएफ फ्री कर चुके हैं, लेकिन वो क्या कर रहा था, नहीं भैया हम नहीं दिखाने देंगे। ठीक है, तो याद आया होगा आपको। तो ये वही आपकी योजना थी जो उस सीरीज में आपको दिखाई गई थी। हिंदी की क्लास नहीं होगी क्या? मुझे इसके बारे में अभी तो नहीं पता है हिंदी की क्लास का, मैं बाकी देखती हूँ। आगे आ जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य जीवन स्तर सुधार लाना है। वर्ष 2018 और 19 में प्रदेश के समस्त जनपदों में खुले में शौच मुक्त घोषित किया जा चुका है। योजना के अंतर्गत प्रति व्यक्ति शौचालय निर्माण हेतु 12,000 की राशि यहाँ पर प्रदान की जाएगी, जिसमें केंद्रांश आपका 60% रहेगा और 40% यहाँ पर आपका राज्य का पैसा रहने वाला है। और टोटल कितने दिए जा रहे हैं, 12,000 रुपए दिए जा रहे हैं। ग्रामीण जो राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार योजना है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसे शुरू किया गया था 2018 और 19 में। कब शुरू किया गया, 2018 और 19 में। योजना का उद्देश्य पंचायतों और ग्राम सभा की क्षमता व प्रभावशीलता में अभिव्यक्ति करना है तथा उनका सुदृढ़ करना है। इसके तहत क्या होगा, तो पंचायत में जो प्रतिनिधि हैं, कर्मी हैं, उनको प्रशिक्षित किया जाएगा। भवन निर्माण, मरम्मत की जाएगी उसकी। कॉमन सर्विस सेंटर, इसकी स्थापना की जाएगी। साथ ही साथ कंप्यूटर, डेस्कटॉप, लैपटॉप आदि को सुरक्षित करने के कार्य किए जाएंगे। यहाँ पर योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में वर्ष 2022 तक लगभग 15,720 क्लस्टर का निर्माण किया जा चुका है। इस योजना के अंतर्गत समग्र शिक्षा अभियान, इसके बारे में बात कर लेते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि इसमें केंद्र और राज्य का कितना कितना अंश है। तो 60% इसमें पैसा कौन देने वाला है, आपका भारत सरकार केंद्र देने वाली है और राज्य सरकार 40% पैसा देगी। सभी
जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जिले हैं वहां पर इसका संचालन किया जा रहा है। केंद्र प्रायोजित योजना है, सभी जिलों में आपकी ये चलने वाली स्पेशली। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बजट 2023-24 में समग्र शिक्षा अभियान के लिए आपका 20,255 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है। ठीक है, समग्र शिक्षा अभियान में 3 पूर्ववर्ती योजनाओं को समाहित किया गया है। सर्व शिक्षा अभियान इसके अंतर्गत आ जाता है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान इसी के अंतर्गत शामिल है, और शिक्षक शिक्षा अभियान भी इसी के अंतर्गत शामिल हो जाता है। यानी कि 3 योजनाएं मिलकर के आपका ये कार्य कर रही हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा ऑल टाइम चली ही आ रही है। मनरेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है। ठीक है, देखो वैसे तो देखें तो ये योजना आपकी 2 फरवरी 2006 को शुरू की गई थी। ठीक है, 25 अगस्त 2005 को ये पारित की गई। मनरेगा अधिनियम आता है आपका, उसके तहत ये पारित किया जाता है 2005 में। 2006 से आपकी ये योजना फाइनली प्रारंभ होती है। ठीक है, अधिनियम का उद्देश्य ऐसे प्रत्येक ग्रामीण परिवार जिनके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम कार्य करना चाहते हैं तो उनको एक वित्तीय वर्ष में कम से कम कितने दिन का रोजगार उपलब्ध करवाना है? 100 दिन के रोजगार की गारंटी मिलनी चाहिए कि आपको 100 दिन काम मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, ये उपलब्ध करवाया जाएगा। योजना ग्रामीण अवस्थापना के लिए सामुदायिक परिसंपत्तियों का निर्माण करती है। उत्तर प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुमान के अनुसार मनरेगा मजदूरी दर 213 रुपए प्रति मानव दिवस निर्धारित की गई है। ठीक है, कि पर डे कितना मिलेगा उनको? 213 रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, प्रदेश में कुल अगर प्रेजेंट समय की बात की जाए तो 1.7 करोड़ सक्रिय मनरेगा मजदूर हो जाते हैं, श्रमिक हो जाते हैं जो मनरेगा के तहत कार्य करते हैं। उनको कार्य क्या मिलते हैं? तो कभी देखो आप पटरी ठीक कर रहे होते हैं, सफाई कर रहे होते हैं, कभी देखो सड़कों में पेंट, साइड में जो बॉर्डर्स बने होते हैं उनमें पेंट करना होता है, पेड़ वगैरह काटना होता है, तो वो आपके कुछ मनरेगा मजदूर होते हैं जो उसके अंतर्गत कार्य करते हैं। ठीक है, सड़क बनाना उसके तहत कार्य कर रहे हैं, पार्कों की सफाई वगैरह करना उसके तहत कार्य कर रहे हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार मिशन की बात करते हैं तो दीनदयाल अंत्योदय योजना आपकी NRLM भारत सरकार द्वारा समुदाय संचालित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम हो जाता है। ठीक है, तो गरीबी उन्मूलन करना इसका मेन लक्ष्य है कि हमें गरीबी को समाप्त करना है भारत से। चलिए आगे आ जाते हैं। योजना का जो मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण परिवारों में कम से कम एक महिला सदस्य को समूह या अन्य सामुदायिक संस्था के माध्यम से संगठित कर स्वावलंबी बनाना। यानी कि घर की एक महिला कम से कम क्या होनी चाहिए? कार्य में होनी चाहिए। ठीक है, या तो वो स्वयं कोई अपना कार्य कर ले या फिर वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनसे जुड़ करके वर्क करे। साथ ही साथ गरीबों के लिए आजीविका विकल्पों में वृद्धि, बाहरी क्षेत्रों में रोजगार के अनुसार उनका कौशल विकास करना, स्वरोजगार में उनकी जो स्थिति पारिवारिक स्थिति है उसकी बढ़ोतरी करना, ये इसके लक्ष्य हो जाते हैं। ICDS है, इसके द्वारा अभिसरण माध्यम में प्रदेश में लगभग आपके 61.075 स्वयं सहायता जो समूह है महिलाओं के वो स्टैब्लिश किए गए हैं। राशन वितरण किया जाता है आपका, जिसके तहत आपकी लगभग 1.64177 जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं वहां पर आपके कार्य किए जा रहे हैं। किसानों को एक मुफ्त राशि मिलेगी, किसके तहत? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत। इसके बारे में बात कर लेते हैं कि ये जो फसल बीमा योजना है, यहां मैं इंसान हूं, कहीं भी जा सकती हूँ, ऐसा क्या दिक्कत है? मतलब इट्स अप ऑन माई सेल्फ कि मैं कहीं भी जा सकती हूँ, है नहीं? बेटर वर्क प्लेस, बेटर अपॉर्चुनिटीज, आपको लाइफ में ग्रो करना है तो आप अलग अलग चीजें चूज करते हो, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, आगे आते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 18 फरवरी 2016 को प्रारंभ की गई थी। योजना के अंतर्गत किसान को सामान्य तथा वाणिज्यिक फसलों के लिए कम प्रीमियम दर पर बीमा सुविधा प्रदान किया जाता है। ठीक है, ये योजना उत्तर प्रदेश के समस्त जितने भी जनपद हैं इसमें ग्राम स्तर पर संचालित की जा रही है। योजना में प्राकृतिक आपदाओं, रोगों, बीमारी आदि के कारण जो फसलें आपकी क्षतिग्रस्त होती हैं उसके तहत बीमा कवर आपको सरकार देगी। ठीक है, योजना के तहत वर्ष 2017-18 से वर्ष 2022-23 खरीफ की अवधि तक आप देखोगे तो 48.21 लाख किसानों को 3,955 7.37 करोड़ की क्षतिपूर्ति यहां पर की जा चुकी है। ठीक है,
किसान क्रेडिट कार्ड योजना की बात करते हैं। भारत सरकार द्वारा अगस्त 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना का आरंभ किया गया था। ठीक है, योजना के अंतर्गत प्रदेश के कार्यरत वाणिज्य, ग्रामीण और सहकारी बैंकों में किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से समग्र एवं पर्याप्त फसली ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित कराई गई थी। राज्य में अक्टूबर 2022 तक अगर बात करें तो आपके 94 लाख किसानों को केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड ऋण जो है वो दिया गया है और प्रदेश सरकार 66 लाख किसानों के लिए केसीसी जारी कर चुकी है। तो इससे किसानों की जो स्थिति है वो बहुत ही ज्यादा बेहतर हुई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की बात कर लेते हैं। पीएम किसान एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे 100% केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। योजना का आरंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 24 फरवरी 2019 को किया गया था उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद में। ठीक है, योजना के अंतर्गत सभी भूमि धारक जो किसान परिवार है 3 समान किस्तों में उनको 6,000 रुपए दिए जाएंगे, यानी कि 2,000, 2,000 है 2,000। आगे आते हैं। सहायता राशि जो प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण माध्यम होता है, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी कि आपके अकाउंट में जाएगा, वहां पर जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं। योजना में क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश के अग्रणी राज्यों में से एक हो जाता है कि उत्तर प्रदेश इस योजना को बेहतर तरीके से वर्क करेगा। वर्ष 2022 में 1.26 करोड़ किसानों को प्रदेश में योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, इसकी घोषणा 2003 में की गई थी। उद्देश्य था वहनीय और विश्वसनीय तृतीयक स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता। क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा के लिए सुविधा को बढ़ाना है। योजना के 2 घटक हो जाते हैं। कैसे कैसे देखो, अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान एम्स की एक तो स्थापना की जाएगी। इस घटक के तहत सभी कुल 22 नए एम्स की घोषणा की जा चुकी है कि 22 नए एम्स बनाए जाएंगे, जिसमें से 6 कार्यरत हैं और सरकारी मेडिकल कॉलेज और संस्थान के उन्नयन के तहत कार्य कर रहे हैं। योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में एम्स गोरखपुर तथा एम्स रायबरेली की स्थापना की जाएगी। अगेन दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में कहां एम्स बनने वाला है। तो एक एम्स बनेगा आपका गोरखपुर में और एक एम्स बन रहा है आपका कहां पर, रायबरेली में। 2 एम्स आपके बनाए जाएंगे। तो ये थी न्यूज जो हमने डिस्कस करी। बाकी कैरियर बिल के कुछ पेजेस हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं यहाँ पर, इंस्टा, ट्विटर, टेलीग्राम, एफबी अकाउंट्स। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आई होप सेशन आपका अच्छा रहा होगा। फर्दर आपकी अगर कोई राय है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लड़ाई झगड़ा मत करो भाई, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, अच्छी बातें नहीं होती है। सेशन को लाइक जरूर कर देना जाते जाते एंड बाय बाय।